नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 750 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य कठिन एवं दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों से युक्त राज्य है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन और नेपाल से लगती हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा में राज्य का सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। विशेष समिति की रिपोर्ट आने के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इससे सभी धर्मों को मानने वाली महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं को एनसीसी से जोड़े जाने का अभियान गतिमान है। इसी प्रकार सीमाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के 10,000 सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्धसैनिकों एवं युवाओं को सीमा सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित कर उन्हें राज्य के सीमांत जिलों में तैनात किए जाने हेतु हम हिम प्रहरी योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें 5 करोड़ रुपए प्रति माह का सहयोग केंद्र सरकार से अपेक्षित है। तो सीएम धामी ने गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में उत्तराखंड का खाका रखा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात को दोहराया और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, सीएम पुष्कर धामी ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 750 करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार से मांगा है। उत्तराखंड को आपदा राहत के लिए हेलीकॉप्टर भी मिले हैं, ये उन्होंने अपने संबोधन में कहा। सीमांत में पलायन रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना पर भी उत्तराखंड सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है और इसी के साथ साथ हजारों पूर्व सैनिकों की सीमांत में तैनाती होगी। केंद्र सरकार से प्रतिमाह 5 करोड़ रुपए की सहायता अपेक्षित है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने संबोधन में कहा। भारत सरकार ने एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी है और इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसी के अनुसार रानीबाग और हल्द्वानी स्थित एचएमटी की 45.33 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को 72 करोड़ 2,10,000 रुपए की रिजर्व प्राइस पर हस्तांतरित की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एचएमटी की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये डबल इंजन की सरकार की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा कर दिया गया है। तो उत्तराखंड को केंद्र सरकार से एचएमटी की जमीन हस्तांतरित हुई है, मिली है। रानीबाग एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड को मिल गई है और भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि आगे इस पर जल्दी से कार्य हो। 72 करोड़ 2,10,000 की रिजर्व प्राइस पर भूमि को हस्तांतरित किया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री का आभार भी अपने संबोधन में जताया। इसके अलावा उत्तराखंड को केंद्र सरकार से एचएमटी की जमीन मिली है। एचएमटी की भूमि लंबे समय से विषय चल रहा था कि कैसे हमको प्राप्त हो। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूँ और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे जो उद्योग मंत्री हैं महेंद्र पांडे, सबका मैं हृदय से आभारी हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे राज्य के लिए है और पूरा क्षेत्र एक बड़ी संख्या में लगभग 45 एकड़ से ज़्यादा वो भूमि है। उस भूमि पर उत्तराखंड राज्य के द्वारा जो भी भविष्य के अंदर चीज़ें होंगी उसकी एक अनुकूलता आएगी और हम एक उद्योग स्थापित करने में सहायक हो, हमारे लाभ होगा। भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयास से एचएमटी हल्द्वानी की 45.23 एकड़ भूमि हमारी उत्तराखंड सरकार को
हस्तांतरित कर दी है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और भारी उद्योग मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। एक महत्वपूर्ण योजना है और लगभग 72 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया जो प्राइज मनी के रूप में हमने दी है। इस जमीन को उत्तराखंड सरकार को मिलने पर हमारी बहुत सी बड़ी योजनाएं अपने एचएमटी क्षेत्र में हो जाएंगी और बहुत महत्वपूर्ण जमीन उत्तराखंड के विकास के लिए ये जो हमको मिली है, इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और प्रदेश की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई है। रणनीति के अनुसार 30 अक्टूबर को मन की बात का कार्यक्रम, 4 नवंबर को इगास पर्व और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को लेकर पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनमें मंत्रियों से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। इसके बाद आगामी कार्यक्रमों को लेकर तैयार की गई रणनीति के बारे में जानकारी मीडिया को दी गई है। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी 30 नवंबर को होने वाले मन की बात कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर में बूथ स्तर पर प्रसारित किया जाएगा। इसके लिए सरकार से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों और विधायकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर एक संक्षेप बैठक हम लोगों ने की है क्योंकि आगामी दिनों में 9 नवंबर स्थापना दिवस है, 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है और 4 तारीख नवंबर को इगास का त्योहार है। इस सारे कार्यक्रम को भव्यता प्रदान हो, इस दृष्टि से हमने अपने कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए हैं जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। 9 नवंबर स्थापना दिवस राज्य में जहाँ सरकारी स्तर पर भी आयोजित होंगे, वो हम लोगों ने तय किया है कि हम अपने प्रत्येक मंडल पर इस कार्यक्रम को करें पहली बार। और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम की श्रृंखला में इसको जोड़ा है। हमने इसके लिए किरण चौधरी जो हमारे महामंत्री हैं, श्री नीरू देवी जी हमारी उपाध्यक्ष और मनोज चौहान हमारे मीडिया के जो प्रभारी हैं, इन तीनों के संयोजन में ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हर मंडल पर होंगे। 9 नवंबर को हमारे 2 संभाग हैं, देहरादून और नैनीताल, तो 2 बड़ी गोष्ठी हम लोग करेंगे। वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक, इस विषय को लेकर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। इसके लिए हमारे जो वक्ता होंगे, हम अपने प्रदेश स्तर के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, तो स्थान तक तय करके बता देंगे कैसे वक्ताओं को हम उस कार्यक्रम में रखेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले आंदोलनकारियों एवं शहीद आंदोलनकारी के परिजनों को हम लोग सम्मानित करेंगे। यह कार्यक्रम मंडल स्तर पर भी होंगे, जहां हम 2 बड़ी गोष्ठी समाज स्तर पर करेंगे। इसी प्रकार मंडल स्तर पर भी इस कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में दूरस्थ क्षेत्रों के मंडलों में भी ऐसे आंदोलनकारी हैं जो जेलों में रहे हैं या आंदोलन में शहीद हुए हैं। इसमें विचार गोष्ठी रहेगी और उन्हीं कार्यक्रम का हम लोग उनको सम्मान करने का कार्यक्रम हमारा रहेगा। तो यहाँ पर एक चारधाम यात्रा को लेकर सरकारी दावों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चारधाम यात्रा में बद इंतजामी को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। करण माहरा ने कहा कि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि हकीकत यह है कि यात्रियों की संख्या में ये इजाफा कोरोना के बाद हुई यात्रा के चलते हुआ। करण माहरा ने कहा कि केदारनाथ धाम में यात्रियों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा। हेली कंपनियों ने यात्रियों से मनमाना किराया वसूला, कंफर्म टिकट ऐन मौके पर कैंसिल कर नए सिरे से महंगे दामों पर टिकट बेचे गए। करण माहरा ने आरोप ये भी लगाया कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं की भी मौत हुई, लेकिन सरकार ने बद इंतजामी बढ़ने पर
मौत के आंकड़े तक छुपाए। कुल मिलाकर सरकार की विफलता से पूरे देश में उत्तराखंड की छवि धूमिल हुई है। बम्पर इसलिए है कि भाई बीच में कोरोना था, 2 साल तक लोग यात्रा में नहीं आ सके, इसलिए यात्रा का ज़्यादा लोगों का आना स्वाभाविक था। लेकिन केवल यात्रा में बम्पर कमाई कहना और बम्पर यात्रियों का आना कहने में इस बात को दबा देना कि आखिर में सरकार को मृत्यु के आंकड़े देने बंद करने पड़े। जब से राज्य बना है इससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु कभी नहीं हुई। जो हमारी चारधाम यात्रा में बदइंतजामी थी उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं है। पड़ाव में पानी नहीं था, पार्किंग नहीं थी, लोगों को बहुत असुविधा का सामना भी करना पड़ा। और आप ही लोगों की रिपोर्ट्स में था कि जब आ रहे थे लोग तो उनको कई लोगों को दर्शन ही नहीं थे। इतने लंबे लंबे समय तक उनको रोका गया कि लोगों का पैसा खत्म हो गया और वो अपने घर जाने के लिए तक उनके पास पैसे नहीं थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होना, क्योंकि गंदे वेदर में कैसे परमिशन मिली। और ऑल वेदर रूट में एक्सीडेंटल प्रो जोन्स थे जिसमें कई लोगों की हताहत होने की खबरें आई। और ऑक्सीजन, विपक्ष के और मीडिया के लगातार कहने के बाद भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल बहुत समय तक नहीं हुआ। कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ नहीं थे, कार्डियोलॉजिस्ट के नहीं होने से कई लोगों की मृत्यु हुई। तो सर्वाधिक मृत्यु होना इस चारधाम यात्रा में ये भी एक रिकॉर्ड बना है, उसको भी याद रखना है। उत्तराखंड में स्थानीय बोली भाषाओं के साथ हिंदी और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान का विशेष फोकस है। और उत्तराखंड भाषा संस्थान ने गैरसैंण में अकेडमी बनाए जाने को लेकर पैरवी तेज कर दी है। इसको लेकर अगले कैबिनेट की बैठक में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। उत्तराखंड भाषा संस्थान के सचिव IAS विनोद प्रसाद रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम के तहत स्थानीय भाषाओं को विशेष फोकस किया जा रहा है। तो हमारे फ्यूचर प्लान है, आपकी जानकारी में भी होगा शायद कि 4 अकादमियाँ हैं उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम जो है उसके अंतर्गत, पंजाबी लोक भाषा बोली और हिंदी और उर्दू। तो इन भाषाओं को आगे बढ़ाना है। अब मैं दिल्ली गया था इस बीच में, तो वहाँ जो है सारे देश की भाषाएं को दिल्ली सरकार, जैसे लोक भाषा एवं बोली अकादमी जौनसारी गढ़वाली कुमाऊनी की भी अकेडमी बनाई है उन्होंने। इसी तरह उन्होंने पंजाबी उर्दू ये तो बनाए ही हैं और भी वो भाषाओं को ले रहे हैं। और भारत सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ इतनी डायलेक्ट्स हैं, इतनी भाषाएं हैं और आज की तारीख में शायद 22 या 23 संविधान के अंतर्गत भाषाएं जो हमारे 8वें अनुसूची में। जब अधिनियम में संशोधन होगा उसमें, क्योंकि देहरादून उसमें हेडक्वार्टर बनाया गया है भाषा संस्थान का अधिनियम में, धारा 3 है, तो उसको अमेंड करने के लिए हमने कैबिनेट में मैटर भेजा है वैसे। तो देखें कब सरकार के स्तर से होता है। देहरादून के सहसपुर में भूमाफियाओं ने रातों रात आम के दर्जनों हरे भरे पेड़ों को ठिकाने लगा दिया। इस पूरे मामले में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने जिला प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो 10 नवंबर को किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर महापंचायत करेंगे। इसमें हम ये कहेंगे कि भाई आगे क्या क्या हैं, ये जो बिल्कुल अनुचित है। हम एक तरफ से बगीचे के सर्वे करवा रहे हैं, अपने आप भी जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी कोई काट देते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। उसका हम जो सरकारी नियम है उसके आधार पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी आपके स्तर से? हमारे स्तर से हम अपने उच्च अधिकारी से जो निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। इसमें हम ये कहेंगे कि भाई आगे क्या क्या हैं, ये जो बिल्कुल अनुचित है। हम एक तरफ से बगीचे के सर्वे करवा रहे हैं, अपने आप भी जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी कोई काट देते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। उसका हम जो सरकारी नियम है उसके आधार पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी आपके स्तर से? हमारे स्तर से हम अपने उच्च अधिकारी से जो निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। इसमें लेकिन ये सारा खेल साठ-गांठ करके हुआ है। इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अधिकारी भी और भूमाफिया भी और शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं। नेताओं तक का इसमें हाथ है, क्योंकि ये छोटा मोटा खेल नहीं है। और अब जो है परमिशन की बात, परमिशन तो किसी को एक पेड़ की भी नहीं मिल रही आज की डेट में, और यहाँ बिना परमिशन के जो है सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। एक पेड़ का काटना जैसे किसी आदमी का कत्ल कर देना है। पेड़ एक आदमी की तरह माना जाता है और यहाँ सैकड़ों कत्ल कर दिए गए हैं, और शासन प्रशासन बिल्कुल मुँह बैठा हुआ है। और हमारी मांग है
कि उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जो भी दोषी हैं उन्हें सलाखों के पीछे डाल के और उन पर उचित कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता, आने वाली 10 नवंबर को हम लोग डीएम कार्यालय पर एक महापंचायत करेंगे। लेकिन ये राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर गढ़वाल भातृ मंडल संस्था क्लेमेंट टाउन की ओर से 3 दिवसीय गढ़ कौथिक का आयोजन किया गया और किया जाएगा। मेला 4, 5 और 6 नवंबर को आयोजित होगा। उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। 6 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले में मुख्य अतिथि रहेंगे। ये हमारा मेला नवंबर 4, 5 और 6 तारीख को होना निश्चित हुआ है। इस मेले की रूपरेखा हमने पहले से तैयार करके रखी हुई है। हम कोशिश यही है कि हम अपने इलाके के अपने जो है उत्तराखंड के लोगों को उसमें पूरा मौका दें। और ये 3 दिन का मेला है, 4, 5 और 6 नवंबर को। हमारे जो पहले दिन के जो मुख्य अतिथि हैं वो राज्यसभा सांसद बंसल जी हैं, श्रीमान बंसल जी हैं। दूसरे दिन 5 तारीख को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो सेंटर में रहे हैं निशंक जी हैं। और 6 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी यहाँ पे हमारे संस्था में जो है आ रहे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्राकृतिक खेती पर आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय सेमिनार के आयोजन के संबंध में कृषि सचिव BVRC पुरुषोत्तम और कृषि निदेशक गौरी शंकर समेत अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक के बारे में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार का प्राकृतिक खेती पर पूरा फोकस है। गुजरात के राज्यपाल देवव्रत की भी प्राकृतिक खेती में अच्छी खासी रुचि है, इसलिए आगामी 3 नवंबर को प्राकृतिक खेती को लेकर एक सेमिनार का आयोजन भी होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के राज्यपाल देवव्रत इस सेमिनार में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस सेमिनार में हिस्सा लेने वाले हैं। प्राकृतिक खेती हमारी परंपरागत खेती है और आज मोदी जी इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर से जहाँ जहाँ इसका प्रयोग हो रहा है हमारा उत्पाद तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता है वो कम हो रही है। और दूसरा, उससे कैंसर जैसे रोग हमारी जो तराई की बेल्ट में मैंने अध्ययन जो किया है उससे हो रहे हैं। तो हमारी सरकार का प्राकृतिक खेती पर विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री के निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं और गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, प्रोफेसर देवव्रत जो हैं, उन्होंने प्राकृतिक खेती में बहुत काम किया है। हम 3 तारीख को एक बहुत बड़ा किसानों का सम्मेलन यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के किसान यहाँ पर होंगे और उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल उसमें होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें होंगे, कुछ वैज्ञानिकों को और भारत सरकार के अधिकारी भी उसमें होंगे। और प्राकृतिक खेती को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसमें और हम क्या कर सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर उसमें चर्चा होगी। हमने 2 सेशन में उस कार्यक्रम को रखा है। प्रथम सेशन में हमारे सारे अधिकारी वर्ग रहेंगे 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद सभी माननीय अतिथियों का, जिनका मैंने उल्लेख किया है, गवर्नर गुजरात, प्राकृतिक खेती। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए डकारने वाली 12वीं पास युवक को आखिरकार रुद्रपुर पुलिस ने यूपी के बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से उत्तर प्रदेश सरकार लिखी हुई लग्जरी कार भी बरामद की गई है। दरअसल रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि यूपी सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर यूपी निवासी सर्वेश यादव ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर 50 लाख रुपए ठग लिए। आरोप ये भी है कि अपने आप को यूपी सचिवालय में अनुसचिव के पद पर तैनात होने की बात करता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो 12वीं पास है। पूर्व में भी वो लखनऊ से धोखाधड़ी करने के मामले में जेल जा चुका है। एक वादी हैं श्रीपाल सिंह पुत्र बनवारी सिंह, ये 3 पानी रुद्रपुर के रहने वाले हैं।
इनके द्वारा तहरीर दे के अवगत कराया गया था कि एक अभियुक्त है सर्वेश, इन्होंने सर्वेश यादव ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इनके साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें 20 लाख रुपए से अधिक का भुगतान इन्होंने लिया है इनसे, वादी से। और इसमें इन्होंने इनको झांसा दिया कि मैं आपकी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, और ये अपने को उत्तर प्रदेश शासन में अधिकारी बताते थे और उसी प्रकार के चिन्ह लगे हुए वाहन का भी ये प्रयोग करते थे। और इन्होंने विभिन्न माध्यम से इनको भुगतान किया, और उसके बाद इनकी जब नौकरी नहीं लगी तो इन्हें जब शक हुआ, फिर इसके बाद इन्होंने कंप्लेंट की, जिसपे अभियोग पंजीकृत किया गया। और इस समय इसमें अभियुक्त सर्वेश यादव की जो है अरेस्टिंग की गई है, और इनसे वो वाहन भी बरामद हुआ है जो इन्होंने इस धोखाधड़ी से कमाए हुए पैसे से खरीदा था, और साथ में उस पर उत्तर प्रदेश शासन इत्यादि चिन्ह लगे हुए हैं। तो इनकी अरेस्टिंग की गई है। जब इस अभियुक्त के बारे में जानकारी की गई तो यह प्रकाश में आया कि पूर्व में भी यह अभियुक्त सन 2019 में लखनऊ के गोमती नगर जिले के थाने से पूर्व में भी जेल जा चुका है, और ये अभ्यस्त अपराधी है। पूर्व में भी इस प्रकार से लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे और सरकारी कार्य दिलाने के नाम पे ये पैसा ले चुका है, उनके साथ धोखाधड़ी कर चुका है। देहरादून के आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई का तबादला होने के बाद नवनियुक्त परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद सुनील शर्मा ने आरटीओ दफ्तर की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही है। आरटीओ सुनील शर्मा का कहना है कि उनकी प्राथमिकता इस बात पर रहेगी कि यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना काम कराने में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहला काम हमारे ऑफिस में जो होगा वो हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये निश्चित कर लिया है कि पहला हमारी जो प्रायोरिटी है वो ऑफिस में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको बिना किसी वेट करने के या बिना किसी परेशानी के तुरंत सुविधा दी जाए। दूसरा, कर्मचारियों को ये स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर कोई ऑफिस में आता है तो उनके कागज़ चेक कर पहले बता दिया जाए कि उनको किस किस चीज़ की कमी है, और वो एक बार में ही बता दिया जाए ताकि दोबारा उनको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। इसके साथ साथ जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं हम चाहते हैं कि कम से कम लोग ऑफिस में आए और उनको घर पर ही चीज़ें मिलें। उसके लिए हम एक PRO ऑफिस बना के रखेंगे ताकि आदमी वहीं से सारी जानकारी ले ले। सबसे पहला मसूरी में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ विभिन्न सड़कों का निरीक्षण किया, और इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि सड़कों की स्थिति में जल्द सुधार किया जा सके, और लापरवाह अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। एसडीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर सड़कों की मरम्मत करने के साथ अन्य खामियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। एसडीएम ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि मसूरी में अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। जल्द ही सभी अवैध निर्माण चिन्हित कर लिए जाएंगे। जितनी भी सड़कें हैं उनका निरीक्षण कर लिया जाए, और उसमें बरसात के बाद और उससे पहले भी जो काम चल रहे थे वो काम किस स्थिति में है उनका जायजा ले लिया जाए। तो हम लोगों ने आज जो है मसूरी डाइवर्जन से मसूरी तक और मसूरी किताबघर से लेकर के कैंपटी फॉल रोड जहाँ तक हमारा जुडिक्शन है, और दूसरा फिर जो है ये जो हाथी पाँव वाला रोड है इसका निरीक्षण अभी किया है। और इसमें मुख्य रूप से देखने में आ रहा है कि जो बरसात के बाद जो मलबा गिरा था वो मलबा जो है सड़क के किनारे रख दिया गया। सड़क को ओपन तो कर दिया गया है, यातायात चल रहा है, लेकिन जो मलबा है, पत्थर हैं, वो सड़क के किनारे रखे गए हैं। और डंपिंग जोन जो लोगों ने अपने निजी घरों का मलबा भी सड़कों के किनारे रखना हम देख रहे हैं कि वो परंपरा भी यहाँ पे दिख रही है। उसको हम चिन्हित कर रहे हैं कि कौन लोग डाल रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल के लिए जो पड़ गया है उसको हमने संबंधित विभाग को कहा है कि इसको हटवाएं। जितनी भी देहरादून के बालावाला और आसपास के क्षेत्रों में करीब 1 महीने से दहशत फैलाने वाली मादा गुलदार को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। मादा गुलदार काफी समय तक वन विभाग की रेस्क्यू टीम को छकाती रही। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने एक व्यक्ति के स्टोर रूम से गुलदार को ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ लिया। फिलहाल गुलदार को रायपुर वन रेंज में पशु चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया है। आपको बताएं कि गुलदार दिन के उजाले में ही कई बार आबादी क्षेत्र में लोगों को नजर आता था। इससे लोगों में दहशत का माहौल था। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग भी की थी। आज दिनांक 27 अक्टूबर को रायपुर रेंज मसूरी वन प्रभाग के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को रेस्क्यू किया गया।
यह एक मादा गुलदार है जिसकी उम्र 1.5 से 2 वर्ष के लगभग है। इसने नथुवाला, बालावाला, तुनवाला, शमशेरगढ़ आदि क्षेत्रों में पिछले काफ़ी दिनों से आतंक मचा रखा था, जिससे संबंधित क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान थी। हमने एक सप्ताह से इसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे, जो आज हमें शमशेरगढ़ में मिली, तथा हमने इसको वहाँ मालसी जू के चिकित्सक की मदद से इसको रेस्क्यू किया, जो कि अब उनकी चिकित्सक की देखरेख में है, तथा जल्द ही इसको हम जंगल में रिलीज कर देंगे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।